ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टडी किया था स्पेसिफिक हीट के बारे में कि गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या कैलकुलेट किए, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज रिटन एज कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू 8.31 के आसपास होती है। तो सीपी और सीवी जब हम गैसेस की माइनस करते हैं तो उन सबका जो डिफरेंस है वो आर के इक्विवेलेंट आता है। इसके अलावा गामा, गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी का जो रेशियो होगा उसको गामा बोलते हैं। तो वो भी गैसेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से 1 से ज्यादा ही रहेगी, ग्रेटर रहेगी, क्योंकि सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है, सीवी कम होती है। So now we will discuss about the next topic, that is latent heat. देखिए लेटेंट, लेटेंट का मतलब है हिडन, लेटेंट का मतलब है हिडन हीट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि थर्मोमीटर जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हो सकता है कि मटेरियल की स्टेट चेंज हो रही हो सकता है मटेरियल की क्या चेंज हो रही हो, स्टेट चेंज हो रही हो। तो हीट एनर्जी देने से दो काम होते हैं। हीट एनर्जी देने से या तो टेम्परेचर राइज होगा या स्टेट चेंज होगी। तो अगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तो स्टेट चेंज हो रही होगी, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो उस समय पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो दोनों में से एक वर्क होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगी। तो ये लेटेंट हीट के बारे में देखिए, हम लोग बात करते हैं। लेटेंट हीट बेसिकली एक्सपेरिमेंट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हम कुछ मटेरियल ले लेते हैं, जैसे कि आइस क्यूब्स हैं। तो मैंने इस बीकर के अंदर ऐसा आइस क्यूब्स को फिल कर दिया, और ये आइस क्यूब्स काफी ठंडे हैं, इनका टेम्परेचर भी -5 डिग्री सेल्सियस है। सो इट्स टेम्परेचर इज -5 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता लगेगा इसका टेम्परेचर? तो आंसर थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा, और इसको हीटअप करने के लिए भी तो कुछ अरेंजमेंट रखना पड़ेगा आपको। ये बीकर को एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखने के बाद इसको हीटअप करने के लिए एक बर्नर लगाना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद इसमें एक बर्नर सेटअप करते हैं। दिस इज ए बर्नर, जिसके फ्लेम्स के थ्रू इसको क्या मिलेगी, हीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक थर्मोमीटर को भी फिक्स करना है। थर्मोमीटर फिक्स करने के लिए हम लोग एक आयरन स्टैंड का यूज करेंगे। इस आयरन स्टैंड पर यहाँ पर क्लैंप लगा होता है, जिसकी हेल्प से हम इसको थर्मोमीटर को फिक्स करेंगे। सो हियर आई एम सस्पेंडिंग ए थर्मोमीटर इन दिस beaker which is touching the ice. ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। ये स्टैंड के ऊपर हमने इसको फिक्स कर दिया। This is clamp, this is iron stand, beaker, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की रीडिंग है -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब बर्नर स्टार्ट करते हैं। देखिए बर्नर को स्टार्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा थर्मोमीटर से। तो जैसे ही बर्नर स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर -5 से -4 हो गया।
-5 से -4 होने का मतलब है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, -4, -3, -2, -1, फिर 0। हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर 0 पर आ जाता है, हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बोला था हीट एनर्जी से दो वर्क होंगे, या तो टेम्परेचर राइज होगा या स्टेट चेंज होगी। तो पहले तो टेम्परेचर राइज हो रहा था -5 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आते ही हम देख रहे हैं कि थर्मोमीटर कैसा हो चुका है, स्टेशनरी हो चुका है, इसकी रीडिंग अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं नहीं जा रही है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है। तो अब हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो फिर कहाँ जा रही है? तो आंसर है कि वो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इसकी स्टेट को चेंज करने में। ये जो आइस क्यूब्स हैं ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में था, अभी ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दौरान ये जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस सारी हीट एनर्जी को क्या बोला जाएगा? लेटेंट हीट बोला जाएगा, वेन एवर देर इज चेंज ऑफ स्टेट। तो जब तक ये स्टेट चेंज होती रहेगी। अच्छा, अब इसका एविडेंस क्या है कि हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं? थर्मोमीटर में तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो डिटेक्ट कर नहीं पा रहा कि इसको हीट मिल रही है या नहीं मिल रही। और हमारे पास क्या एविडेंस है कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं? तो आंसर ये है कि हमारे पास ये केरोसिन ऑयल का बर्नर था, ये केरोसिन ऑयल था, इसमें केरोसिन ऑयल का लेवल कम होता जा रहा है। इसका मतलब कंबस्शन प्रोसेस तो यहाँ पर हो रही है और हीट एनर्जी भी इस सब्सटेंस को मिल रही है। लेकिन वो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है क्या करने में? स्टेट को चेंज करने में। तो स्टेट तो दो तरह से चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो लेटेंट हीट के भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन या मेल्टिंग दोनों बोल सकते हैं आप इसमें। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना, मतलब कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा उस समय पर ये इतनी हीट एनर्जी को रिलीज कर देगा, तो वो भी लेटेंट हीट ही है। उस समय पर भी टेम्परेचर क्या नहीं होगा? डिक्रीज नहीं होगा। हम लोग वाटर की हीट एनर्जी को निकाल रहे होंगे, ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उसको वो क्या हो जाएगा? वो 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। कब तक डिक्रीज नहीं होगा? जब तक ये पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो आप इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हो, कि मतलब कि वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, और लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोला जा सकता है इसको। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kilogram of solid to liquid, state of 1 kilogram of solid to liquid is called latent heat of fusion, is called latent heat of fusion। फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसको किससे लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाता है एल और एफ से। कैपिटल एल लेटेंट के लिए और एफ का मतलब है फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लीजिए, द हीट गिवन टू द सब्सटेंस डिवाइड बाय मास। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अब ये टेम्परेचर कब तक चेंज नहीं होगा, इसको और भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा। ये टेम्परेचर चेंज कब तक नहीं होगा? तो आंसर है कि जब तक ये सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। तो हम लोग जो हीट एनर्जी दे रहे हैं अभी, उससे सिर्फ एक ही काम हो रहा है, उससे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। तो धीरे धीरे ये आइस मेल्ट होती जा रही है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ये लिक्विड वाटर में ऐसा कन्वर्ट होती जा रही है। अब हमने ये देखा कि इसके अंदर एक आइस का स्मॉल पीस अभी भी बच गया। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, अभी भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो जब तक ये सारा का सारा आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, अब यहाँ पर बन चुका है वाटर। अब हम देखते हैं, अब इसका टेम्परेचर राइज होगा, बर्नर अभी भी चल रहा है। हम देखते हैं कि जैसे ही ये लिक्विड वाटर बन जाता है पूरा, अब स्टेट तो चेंज नहीं हो रही है। अब स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अभी। और जब स्टेट चेंज होती है तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती तो थर्मोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेता। लेकिन थर्मोमीटर तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल्स का मोशन तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, इस तरह से लैटिस होती है, इसको लैटिस बोला जाता है, जिसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो ऐसा फिक्स पोजीशन पर रहते हैं और वाइब्रेशंस करते हैं। तो जब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। पहले ये पार्टिकल 1 सेंटीमीटर इधर जा रहा था, 1 सेंटीमीटर इधर जा रहा था, जैसे ही आपने हीट एनर्जी दी
इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब ये 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का वाइब्रेशन दिखा रहा है। तो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारे पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं और वाइब्रेशन करते करते एक दूसरे से इतना दूर हो जाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जैसे ये दो सॉलिड के पार्टिकल थे, जैसे ही आपने इनको गर्म किया, गर्म करते ये वाइब्रेट करते करते एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। डिस्टेंस इंक्रीज होते ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली पार्टिकल जिस पोजीशन पर थे उसके कारण इनके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा था, ये पार्टिकल इसको, अपने आसपास के सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ये आप लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में स्टडी करोगे, फिजिक्स फर्स्ट में। तो अट्रैक्शन फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसा सिस्टम आपने देखा है ना, एटम में देखा है। एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स के कारण इस सिस्टम की जो एनर्जी होती है, इस एटम की जो एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी लिखी जाती है। पढ़ा होगा आपने, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रेवोल्यूशन कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहा है, तो इस समय इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव एनर्जी क्यों है? नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, बाउंड है। तो यहां पर भी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं इनको गर्म करता हूं, गर्म करने पर ये पार्टिकल दूर हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज होने की टर्म्स में सुनिए, पहले पार्टिकल्स के बीच में -100 एनर्जी थी, जिसकी वजह से वो इस पोजीशन पर रुके हुए थे। मैंने इसको गर्म किया और 50 जूल की एनर्जी दी, +50 जूल की हीट एनर्जी दी। तो बताओगे इसकी नई एनर्जी कितनी होगी, -50 जूल। तो पहले थी 100 जूल में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया जाता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, पहले इसकी पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी थी 100, मैंने 50 एनर्जी दे दी, तो 50 एनर्जी ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि पहले पोटेंशियल एनर्जी -100 थी, 50 जूल की हमने हीट एनर्जी दी, तो अब इसकी एनर्जी हो चुकी है -50। तो -100 से -50 हो रही है, तो मतलब इंक्रीज हो रही है। -100 से -50 हो रही है, तो मतलब इंक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली जब स्टेट चेंज हो रही होती है, तब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती तो थर्मोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेता और टेम्परेचर में चेंज दिखाता। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही।
तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है चेंज ऑफ स्टेट में, कि जब स्टेट चेंज होती है तब जो भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, जिसको हम लोग लेटेंट हीट बोल रहे हैं, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द attraction forces between the particles and increase its potential energy, and this latent heat will increase the potential energy of the particles. अच्छा, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा? तो आंसर है टेम्परेचर राइज होगा। अब हमने इसको हीट देते रहे, कंटिन्यू कंटिन्यू हीट देते रहे, तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है, 10 हो जाता है, फिर 20, फिर 30, 40, 50। फिर हम लोग फिर से ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर 100 पर जाकर के रुक जाता है। फिर से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के क्या हो गया? रुक गया। तो इसका मतलब अब फिर से क्या होगा? स्टेट चेंज होगी। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर दिखाई नहीं रहा, इंक्रीज ही नहीं हो रहा। बर्नर का केरोसिन ऑयल कम होता जा रहा है, बर्नर का केरोसिन ऑयल कम होता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। अब फिर से क्या होगा? स्टेट चेंज होगी। और इस समय हम जो हीट एनर्जी दे रहे होंगे उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको किससे लिखा जाता है? एल वी से लिखा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन सेम रहेगी, बस इसमें ये चेंज करना है आपको, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड नहीं, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of liquid into gas. 1 kilogram of liquid into gas is called latent heat of vaporization. Is called latent heat of vaporization, and it is written as LV. फॉर्मूला यही रहेगा, heat given to the substance divide by per unit mass. Divide by mass का मतलब है per unit mass. So heat given to the substance per unit mass is called latent heat of vaporization. अब इसमें ये याद रखना है कि लेटेंट का मतलब है हिडन हीट, एंड द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। और इसमें ये याद रखना है कि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब स्टेट चेंज होगी तो क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब हम इस एक्सपेरिमेंट में फिर से आते हैं। वाटर को गर्म करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पर ले आए। अब हमने क्या किया? इसके ऊपर एक कवर रख दिया, वुडन कवर रख दिया, और इस बॉक्स को ऐसा क्लोज कर दिया। अब हम इसको गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं। अब आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, केरोसिन ऑयल इसका कम हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी तो इसको अभी भी मिल रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो वाटर था ये किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो धीरे धीरे इसका ये सारा का सारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बीकर के अंदर होगा वाटर वेपर। इस बीकर में होगा क्या? वाटर वेपर। ओके। अब जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या इसका टेम्परेचर राइज होगा? तो आंसर है यस, अब टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि जो स्टेट चेंज होनी थी वो तो हो चुकी है। ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको जो हीट एनर्जी दोगे उससे स्टेट चेंज नहीं होगी। अब क्या होगा? अब इसका टेम्परेचर राइज होगा। अब आप इसको 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, जितने भी टेम्परेचर पर ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो इसका टेम्परेचर। लेकिन हायर टेम्परेचर पे वो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, H2O का जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आप इसका टेम्परेचर राइज कर सकते हैं, 100 से 200, 300, 500, 1000 तक लेकर के जा सकते हैं वेपर का टेम्परेचर। ओके, क्लियर है सबको? ये लेटेंट हीट क्या है? हैंड रेस कर दीजिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल, लेटेंट हीट के एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहले
हमने वाटर का एग्जांपल लिया, इसको वाटर का एग्जांपल है, तो मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताता हूं, किसकी, वाटर और आइस की। So first of all, we will write latent heat of fusion of ice. आइस या वाटर लिख सकते हो, मेल्ट होना या जमना उसका। इसको एनर्जी चाहिए होगी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट होती है। यहां से आपको यूनिट मिल जाएगी। एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में और मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो जूल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। तो इतनी हीट एनर्जी जब आप आइस को प्रोवाइड करोगे, तब 1 किलोग्राम आइस, देखो पर किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम आइस 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 3.34 इंटू 10⁵ जूल डिवाइड बाय किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लिख देंगे, 1000 ग्राम। और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 80 कैलोरी पर ग्राम जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, तो 1 ग्राम पानी, तो 1 ग्राम आइस जो होगी, 1 ग्राम आइस जो होगी, वो 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सेकंड सुनिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। latent heat of vaporization of water 22.5 into 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये जूल पर किलोग्राम में। तो अगर आप 1 किलोग्राम वाटर को 1 किलोग्राम वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल की एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी 1 किलोग्राम वाटर को। कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो उसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट विल बी 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरीज की नीड होती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर एंड आइस। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक और प्रोसेस को, इवापोरेशन को। इवापोरेशन में भी तो स्टेट ही चेंज होती है। जो लिक्विड है वो वेपर में ही तो कन्वर्ट होता है, जो लिक्विड है वो वेपर में ही तो कन्वर्ट होता है। लेकिन उसमें तो हम कोई बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें तो हम कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर क्या हुआ, हमने वाटर को स्पिल कर दिया, फैला दिया, तो ये वाटर इसके ऊपर ऐसा फैला हुआ है। हम देख रहे हैं कि कुछ समय बाद ये ड्राई अप हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसको इतनी हीट एनर्जी कहाँ से मिली? हमने तो इसको गर्म नहीं किया, बर्नर लगा करके गर्म थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर बर्नर लगा करके हीटअप थोड़ी कर रहे हैं। तो अगर हमने 1 किलोग्राम वाटर को यहाँ पर स्पिल किया था, यहाँ पर इसको फैला दिया था 1 किलोग्राम वाटर को, तो इसको इतनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी 22.5 इंटू 10⁵। अब ये हीट कहाँ से मिलेगी? तो आंसर है, एक तो फ्लोर से मिलेगी। अगर फ्लोर गर्म हुआ तो ये वाटर उसकी हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। दूसरा, आसपास किसके पार्टिकल हैं? एयर पार्टिकल्स हैं, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं आसपास। अगर ये एयर मॉलिक्यूल जाकर के इससे टकराएंगे तो ये हाई वेलोसिटी से जाकर के इससे कोलाइड करेगा और इसके पार्टिकल को क्या किसमें ले आएगा? मोशन में ले आएगा। तो यहाँ पर जो 1 किलोग्राम वाटर है उसके पार्टिकल एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? सराउंडिंग से, एयर पार्टिकल से। और कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? और इस फ्लोर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बस इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले, बर्नर से मिले या आसपास के एनवायरमेंट से मिले, सराउंडिंग से मिले। तो ये सराउंडिंग से इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये सारा वाटर ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है और इवापोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। और वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। वेपोराइजेशन कहां पर होगा? जब आप इसको क्या कर रहे होंगे? बॉयल कर रहे होंगे, मतलब कि 100 डिग्री। अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, तब वो गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस किस टेम्परेचर पे हो रही है? ये तो रूम टेम्परेचर पे हो रही है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 300 केल्विन।
रूम टेम्परेचर पे हो रही है ये प्रोसेस। बस वो सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, सो दिस इज द लेटेंट हीट। अब कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। अब उसके बाद फिर हमारे पास आएंगे न्यूमेरिकल्स, कि स्टेट चेंज होती है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है। हमने हीट एनर्जी के दो फॉर्मूलास को स्टडी कर लिया है। कौन कौन से फॉर्मूलास को? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है व्हेन देयर इज चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड के लिए M लिखा जाएगा, गैसेस के लिए हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हो, तो इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिखा जा सकता है, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। C is the molar specific heat of the gas and N is the number of mole। इसमें सब्सटेंस को किलोग्राम में मेजर किया गया, इसमें सब्सटेंस को नंबर ऑफ मोल्स में मेजर किया गया। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, कि पर मोल सब्सटेंस को गर्म करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो एक तो ये फॉर्मूला है MST या NC डेल्टा टी, ऐसा याद रख लो। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? व्हेन देयर इज चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज होता है। अभी मैंने लिखा था ना, हीट एनर्जी से दो काम हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर राइज होगा या स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? ये रहे फॉर्मूला, दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ द स्टेट चेंज। तो स्टेट चेंज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू ML। ये L, ये M इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट, एंड L इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन। वो डिपेंड करेगा कि सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट, व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट। तो ये हीट एनर्जी तब सप्लाई करनी पड़ेगी जब स्टेट चेंज होगी, ये हीट एनर्जी तब सप्लाई करनी पड़ेगी जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। सप्लाई भी करनी पड़ सकती है और एब्जॉर्ब भी करनी पड़ सकती है। हो सकता है हमें हीट निकालनी पड़े, हो सकता है क्वेश्चन में ये लिखा हो कि आपको 1 किलोग्राम वाटर दिया गया और उस वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको उससे इतनी हीट क्या करनी पड़ेगी, इतनी हीट आपको उससे ड्रॉ करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के वो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज अबाउट द लेटेंट हीट। ओके, अब फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए दोनों तरह के, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड न्यूमेरिकल्स। कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, पूछो। आप लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका सेंड कर दिया था, एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर तक। हैंड रेज कर दीजिए जिसने कंप्लीट कर लिया वर्क, फर्स्ट फाइल। सुमित ने कंप्लीट कर लिया, बाकी लोग नमन, यक्षिता, अभिवर्धन ने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। राहुल, यक्षिता, नमन। ओके, तो कल फिर नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, कैलोरीमेट्री और उसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।